हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हरियाणा सीईटी मेंस के लिए जो मैंने सीरीज शुरू की है डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसमें मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड 3 टॉपिक कवर करवा दिए हैं। ये 4th टॉपिक रहेगा जिसमें हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे और सुनामी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कुछ एक्ट जो मैंने नहीं करवाए थे उनको भी इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुनामी। सुनामी क्या होती है? सुनामी शब्द कहाँ से आया है? तो सुनामी क्या होती है? सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन। कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है और जिसमें सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। और नामी का अर्थ क्या होता है? विनाशकारी लहरें। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है, जिसमें सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। तो क्या हो गया? जो ऐसी बंदरगाह जहाँ से विनाशकारी लहरें उठती हैं। तो सुनामी, आपको 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। सुनामी जो जापानी भाषा का शब्द है और जिसमें सु का अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। और बंदरगाह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था और वह कहाँ पे था जहाँ से हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे? वो कौन सा था? वो था लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता था। भूकंप और ज्वालामुखी। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्चुअल में सुनामी होती क्या है और किसको कहते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है। जब भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी आती है तो उससे अचानक हमारी जो ज़मीन है, धरातल है, जो महासागर है, उसमें अचानक से क्या होती है? हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का जो अचानक विस्थापन हो जाता है, जिसके कारण ऊंची तरंगें पैदा होती हैं। क्या होती है? ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी या भूकंप या समुद्रीय लहरें कहा जाता है। जिसे सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जैसे भूकंप आता है वैसे ही हमारे जो भूकंप आएगा तभी सुनामी आएगी। जो भूकंप है वो मैंने बताया था आपका कैसे आता है। ज़मीन के अंदर अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? जो हमारी धातुएं हैं, मेल्ट है, वो पिघलनी शुरू हो जाती हैं और पिघलने से वो जो लावा है वो क्या करता है? हमारी जो प्लेटें होती हैं उनको लावा के साथ प्लेटें भी घूमनी शुरू हो जाती हैं और जो प्लेटें हैं वो क्या चट्टानों पर दबाव डालती हैं, जिससे कि लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे क्या ज्वालामुखी आता है। और उसी से जो ज्वालामुखी होते हैं उसी से हमारी जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसी को हम कौन सी तरंगें बोलते हैं? भूकंपीय तरंगें कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो सुनामी है, ज्वालामुखी है, सभी किससे? भूकंप से रिलेटेड है और ये भूकंप के कारण ही आती हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया किसके कारण आती हैं। तब सुनामी से रिलेटेड यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मेन बनते हैं। वो कौन से हैं देखते हैं। सुनामी को एक और कहा जाता है हार्बर वेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है और भूकंपीय जो समुद्री तरंगे भी कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। समुद्री सुनामी को और कौन से वेव से जाना जाता है? हार्बर वेव। और भूकंपीय समुद्री तरंगे भी कहा जाता है इसको। और एक बार क्वेश्चन आया था कि सुनामी कब आती है? तो सुनामी का कोई एक ये क्या है? नेचुरल डिजास्टर है, तो ये कभी भी आ सकती है। तो सुनामी क्या? कभी भी आ सकती है। अब सुनामी के कारण क्या क्या हैं? क्यों आती है सुनामी? सुनामी सबसे मेन कारण है भूकंप। सुनामी का सबसे मेन कारण क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी। इन दोनों चीज़ों से सुनामी आती है और कई बार स्लाइडिंग से भी, भूस्खलन से भी क्या आ जाती है? सुनामी आ जाती है। तो भूकंप और ज्वालामुखी और जो भूस्खलन है वे तीनों मेन कारण किस हैं? सुनामी के। ये आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सुनामी से रिलेटेड क्या क्या सरकार ने क्या क्या मैनेजमेंट किया है, क्या क्या चीज़ें या कौन कौन सी प्रणाली लागू की है। तो भारतीय राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली जो कि 2007 में लागू की गई है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब लागू की? 2007 में शुरू की गई। और क्यों शुरू की गई? ताकि जो सुनामी है उससे रिलेटेड अगर जो खतरा है तो उससे पहले ही लोगों को अवेयर कराया जा सके, जिससे कि वह
उस जगह को खाली कर सकें जहाँ पे सुनामी आने वाली है और जान माल का नुकसान कम हो। ये इसलिए हमें ये प्रणाली चेतावनी प्रणाली का गठन किया था, भारतीय राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली, जो कि 2007 में इसको शुरू किया गया था, जो कि चेतावनी देती है लोगों को कि इस एरिया में सुनामी आने वाली है या इस एरिया में खतरा है, तो जिससे कि लोग उस एरिया को खाली कर सके जहाँ से जान माल का कम नुकसान हो। एक सुनामी से रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र जो कि कहाँ पे रहेगा, होनोलुलु में रहेगा। और ये होनोलुलु कहाँ पे है, ये अमेरिका में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, अमेरिका। अमेरिका के जो हवाई स्टेट है उसका ये एक शहर है होनोलुलु। ये है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र, कहाँ पे है, होनोलुलु में। और अगर राष्ट्रीय पूछा जाए, राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पे रहेगा, हैदराबाद में रहेगा हमारा। कहाँ पे रहेगा, हैदराबाद में। ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय हैदराबाद में रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के होनोलुलु में रहेगा। अब पढ़ते हैं हम सूखा के बारे में। हमने सुनामी कवर कर ली, सुनामी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको कवर कर लिए। अब हम सूखा या अकाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए, सूखा क्या होता है। सूखा तो सबको पता है, अगर वर्षा कम होती है या सामान्य से कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, जिसको हम अकाल भी कहते हैं। क्यों, भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की ज़्यादातर आबादी, ज़्यादातर मतलब कितनी, 70%। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। भारत की 70% जनता कृषि पर निर्भर है और विश्व की 51%, विश्व की कितनी, 51% जनता कृषि पर निर्भर है। और भारत में किस प्रकार की खेती की जाती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया। मिश्रित खेती। और मिश्रित खेती कौन सी होती है, जिसमें हम कृषि के साथ साथ पशुपालन करते हैं, उसको हम मिश्रित खेती बोलते हैं। तो मिश्रित खेती की जाती है भारत में, ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं सूखा क्या होता है। यदि वर्षा औसत या सामान्य से बहुत कम होती है, औसत या सामान्य से बहुत कम होती है, तो उसे अकाल या सूखा कहा जाता है, या सूखा पड़ता है। तो यदि सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी तो क्या आएगी, बाढ़ आएगी। अगर सामान्य से कम होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। और ये मानसून से रिलेटेड है। सूखा किससे रिलेटेड है, मानसून से, आपको याद रखना है। और मानसून किस महीने में आता है, मानसून जून के महीने में आता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, मानसून किस महीने में आता है, जून के महीने में आता है। और मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ पे आता है, मानसून सबसे पहले भारत में केरल के मालाबार तट पर आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पे आता है, केरल के मालाबार तट पर आता है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर सामान्य से कम वर्षा होगी तो क्या आएगी, सूखा पड़ेगा। और सामान्य से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बाढ़ आएगी। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपकी। और मानसून किस महीने में आती है, जून में आती है। और मानसून सबसे पहले इंडिया में कौन से स्टेट में आती है, केरल में आती है। और कहाँ पे, केरल के मालाबार तट पर आती है। अब पढ़ते हैं कि सूखा के प्रकार कितने हैं। सूखा के प्रकार हैं 4। कितने प्रकार हैं, 4। आपको 4 याद रखने। कितने, कुल प्रकार कितने हैं, 4 हैं। सबसे पहला है कृषि संबंधित सूखा, दूसरा मौसम संबंधित सूखा, और तीसरा हाइड्रोलॉजिकल सूखा, और फोर्थ है पारिस्थितिक सूखा। तो अब ये इनको हम डिटेल में कवर करेंगे कि कृषि संबंधित सूखा कौन सा होता है, मौसम संबंधी कौन सा। तो कृषि संबंधित सूखा, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जिस भूमि में सिंचाई कम होती है, सामान्य से भी कम। और सामान्य से कम क्या है, इसका एक पैरामीटर होता है। अगर 30% से ज़्यादा सिंचाई है तो वह भूमि सूखे में नहीं काउंट की जाएगी। अगर 30% से कम है तो वह भूमि किस में, सूखे में काउंट की जाएगी। तो अगर 30% से कम किसी भूमि में नमी है तो वह कैसी होगी कि ये भूमि सूखे में काउंट की जाएगी, कि यहाँ पे बिल्कुल सूख गई है, इसमें नमी नहीं है। अगर किसी भूमि में 30% से कम नमी है तो वह भूमि सूखे में काउंट होगी। आपको याद रखना, ये पैरामीटर है। मौसम संबंधी सूखा, मौसम संबंधी सूखा को हम कैसे जानेंगे, तो वर्षा का सामान्य या औसत से कम होना, ये मौसम से संबंधित है। अगर वर्षा सामान्य या औसत से कम हो, न के बराबर हो, तो मौसम संबंधी सूखा कहलाएगा। अब हाइड्रोलॉजिकल सूखा, अब वर्षा नहीं होगी, वर्षा कम होगी तो उसके कारण क्या, झीलें, बाढ़ या नदियों के पानी का भी सूख जाता है। और जल का जो सूख जाता है, जल सूख जाता है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल सूखा। अगर झीलें, बाढ़, नदियों आदि का पानी बाढ़ वर्षा न होने के कारण सूख जाए तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलॉजिकल सूखा।
अब पारिस्थितिकी सूखा में क्या होगा, अगर वर्षा कम होने पर उसका प्रभाव हमारे पशु, मनुष्य, जीव जंतुओं और प्रकृति पर पड़ता है। वर्षा न होने के कारण जो विपरीत प्रभाव हमारे जीव जंतुओं पर पड़ता है, मनुष्य, पशु, जीव जंतुओं पर, प्रकृति पर पड़ता है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, पारिस्थितिक सूखे में काउंट करेंगे। ये चारों मैंने बता दिए। कृषि संबंधी सूखा, अगर किसी भूमि में नमी 30% से कम है तो वो सूखा कृषि संबंधी होगा, उस भूमि को हम सूखे में काउंट करेंगे, वो सिर्फ भूमि से रिलेटेड रहेगा। दूसरा सूखा होगा हमारा मौसम संबंधी, अगर वर्षा सामान्य से कम हो जाए तो वो मौसम संबंधी सूखा होगा। हाइड्रोलॉजिकल, अगर हमारे जो देश है उसमें झीलें, बाढ़, नदियाँ आदि सबका पानी सूखने लग जाए तो वो क्या होगा, वो हाइड्रोलॉजिकल सूखा होगा। पारिस्थितिकी सूखे में अगर जो वर्षा है उसका वर्षा कम होगी, अगर उसका विपरीत प्रभाव हमारे जीव जंतुओं पर पड़ रहा है तो वो क्या होगा, पारिस्थितिकी सूखा होगा। ये था सूखे से रिलेटेड। अब सूखे से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सूखा किस पर आधारित है, तो सूखा हमेशा मानसून पर आधारित होता है। मैंने पहले भी बता दिया है, सूखा किस पे आधारित है, मानसून पे आधारित है। भारतीय, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास से रिलेटेड है ये, कि भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सूखा या अकाल पड़ा था, तो किस शासक के काल में सूखा पड़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और उसकी जनता सूखे के कारण मारी गई थी। तो इतिहास में अगर पूछा जाए तो किस शासक के शासनकाल में सूखा या अकाल पड़ा था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम कवर करते हैं आपदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ जानना है कि अगर 2002 से पहले जो भी आपदाएं हुई हैं उनको कृषि मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता था। 2002 से पहले जितनी भी आपदाएं हुई हैं, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, जितनी भी आपदाएं होती थी वे सभी किसके अंतर्गत आती थी, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। लेकिन उसके बाद 2002 के बाद सिर्फ सूखा को छोड़कर, किसको छोड़कर, सूखा को छोड़कर सभी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत कर दी गई। किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, आपको याद रखना है। ओनली सूखा को छोड़कर, सूखा अब भी किस में है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सूखा आपदा, अकाल है जो। अब आपदा प्रबंधन, जो अगर आपदा आती है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से अधिनियम हैं, कौन कौन से एक्ट, उनको हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम ये कब आया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया, यह अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को लागू किया गया। कब, 23 दिसंबर 2005 को। और इस अधिनियम के तहत हर स्तर पर अलग से कमेटी या जो वो प्राधिकरण है उसका गठन किया गया। जैसे केंद्र स्तर पर अलग, राज्य स्तर पर अलग, जिले स्तर पर अलग, स्थानीय स्तर पर अलग। तो केंद्र स्तर पर जो अधिनियम, जो प्राधिकरण बनाया गया उसको बोला गया राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। राज्य स्तर पर बनाया गया उसे राज्य आपदा प्राधिकरण, और जिले स्तर पर जिला आपदा प्राधिकरण, और स्थानीय स्तर पर जो रिलेटेड था उसको भी, ग्राम पंचायत से रिलेटेड था तो उसे जो स्थानीय आपदा प्राधिकरण बोलेंगे। अब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के जो प्रमुख है वो कौन होता है, वो होता है पीएम। कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और राज्य आपदा प्राधिकरण के प्रमुख होते हैं जो राज्य के सीएम होते हैं, जिस भी स्टेट के जो सीएम हैं उस राज्य के आपदा प्राधिकरण के जो मुख्य होंगे वो होंगे सीएम। और जिले पर कौन होगा, जिले पर होंगे कलेक्टर। और स्थानीय स्तर पर जो आपदा प्राधिकरण के प्रमुख होंगे वो होंगे निर्वाचित अधिकारी, जैसे कि ग्राम सचिव है या फिर ये सब क्या हैं, ये निचले स्तर पर होंगे। अब और क्या किया गया, आपदा से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा कार्यकारी समिति बनाई गई। ये बनाई गई थी 2005 में। अधिनियम भी 2005 में आया था, आपको याद रखना है, 23 दिसंबर 2005 को। उसके बाद एक राष्ट्रीय आपदा कार्यकारी समिति बनाई गई, और राष्ट्रीय आपदा बल का भी गठन किया गया 2005 में ही। ये तीनों चीज़ें 2005 में हुई हैं, आपको याद रखनी है। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम भी 2005 में, 23 दिसंबर 2005 को। राष्ट्रीय आपदा कार्यकारी समिति भी 2005 में, और राष्ट्रीय आपदा बल 2005 में। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब आई। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब लागू की गई, 2009 में लागू की गई। जो आपदा है उससे रिलेटेड क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी इस नीति में,
आपदा से संबंधित जो भी मतलब कार्य किया जाएगा, यह इससे संबंधित ये नीति बनाई गई थी। कब? प्रबंधन आपदा प्रबंधन नीति बनाई 2009 में। इसमें बहुत से मतलब चीज़ों को शामिल किया गया था कि अगर कोई भी आपदा आती है तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे उसको मैनेज करना है, किस लेवल पर कौन मैनेज करेगा, किस लेवल पर कैसे, ये सब चीज़ें इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति में शामिल की गई थी। फिर इसके बाद आई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। जो योजना आई थी ये 2016 में लागू की गई और भारत पहला देश बना था इस योजना को लागू करने वाला। तो भारत पहला देश था जिसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को लागू किया गया था। और इसका मेन रीज़न था लागू करने का, ये था, क्या था इसका मेन रीज़न था कि आपदा से संबंधित जो 2015 में एक बैठक हुई थी, स्टाई फ्रेमवर्क जिसको बोला गया, 2015 में हुई थी जो स्टाई फ्रेमवर्क, जो कि जापान में आपदा से संबंधित बैठक थी है और इसमें 187 देशों ने भाग लिया था। तब सबने मिलकर यह तय किया था कि अगर आपदा से निपटने के लिए हर देश अपने स्तर पर क्या करेगा, कोई योजना या समिति का गठन करेगा और विश्व स्तर पर कैसे निपटा जाएगा, यह भी इस बैठक में चर्चा की गई थी। तो आपदा से संबंधित ये जो बैठक थी इसमें यह निर्णय लिया गया था कि आपदा से संबंधित हर देश अपने स्तर पर कोई योजना या नीति बनाएगा। तो भारत ने सबसे पहले बनाई थी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में। कब बैठक हुई थी? 15 में, और हमने बना दी कब? 2016 में। तो इसको भारत पहला देश था जिसने इसको लागू किया। ये थी इम्पोर्टेंट कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित एक्ट। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर एक्ट से आएगा तो इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।